नमस्कार बच्चों। मेरा नाम रोहित सिंह। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर कोचिंग कनावर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी तक मैं ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूं। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर। आगे कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर ऑनलाइन भी आप लोगों को एक बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूं। ये चूंकि पहली वीडियो है तो इसमें थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन या काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि कई सारी चीज़ें उतनी बेहतर ना हो पाए, पर वादा करता हूँ दिन प्रतिदिन बेहतर करता जाऊंगा। और जो बेहतर जो बेहतर से बेहतर हो पाएगा शैक्षणिक पाठ्यक्रम में, स्टडी मटेरियल में, और जो बेहतर से बेहतर हो पाएगा मुझसे जितना बन पाएगा मैं उतना करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आगे शुरू करता हूँ आज की कक्षा। बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि 28 अगस्त से माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऑर्डर या विज्ञप्ति के द्वारा कराया जा रहा है, जिसके पेपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयार होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं में साइंस स्ट्रीम का जो पहला पेपर है। साइंस स्ट्रीम का पहला पेपर 28 अगस्त को आने वाला है, फिजिक्स का। और फिजिक्स की परीक्षा में 5 अध्याय आएंगे, जिसमें से पहला अध्याय आज हम डिस्कस करेंगे। अध्याय का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्तर वैद्युतिकी इकाई का ही एक पार्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए बिना समय गवाए हम आज का पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए बच्चों, एक बात मैं बताऊं, मैं कराऊंगा एमसीक्यू, लेकिन एमसीक्यू के ऑप्शन और उससे रिलेटेड जानकारी से मैं कई सारे टॉपिक आपके इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करता हूं मैं। जैसे कि पहला प्रश्न ये मैं पढ़ रहा हूं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? चलिए बात करते हैं कितनी होती है। बच्चों, आप लोगों ने आवेश के गुणधर्म पढ़े होंगे, जिसमें आपने पढ़ी होगी आवेश की योज्यता, निश्चरता, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण पढ़ा होगा। तो उसमें आपने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा होगा, जो कहता है कि प्रकृति में आवेश एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है, जिसका फॉर्मूला ये कहता है कि Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है सर। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो प्रकृति में हमेशा एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है। अब यहाँ हमसे पूछा क्या गया है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ठीक है सर, देखते हैं दिया हमें क्या क्या गया है। दिया है हमें, अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू की कई कूलाम है, तो हमें एक कूलाम आवेश दिया गया है। हमें इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बारे में पता है, जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए यहाँ ये उच्चारित करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आवेश को, और ये डेफिनेटली पुट डाउन करेंगे, वहां धन आवेश भी रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश की जगह, और क्या रख सकते हैं? ऋण आवेश भी रख सकते हैं। ये अपनी सुविधा की दृष्टि के हिसाब से देख लेंगे उसे। ठीक है, वैसे तो पता है इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश ही होता है, ऋण आवेश ही आना चाहिए, लेकिन ये कहीं भी फिजिक्स की किताब में प्रोटॉनिक आवेश आपको लिखा नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक ही आवेश दिखेगा। तो हम अपनी उसके हिसाब से देखते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, मतलब हमें बच्चा एन निकालना है। तो एन बराबर क्या होगा? एन बराबर होगा क्यू बटे ई। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो हमें जो वैल्यू दी गई है, क्यू कितना दिया गया है सर? 1 कूलाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश सर कितना होता है? 1 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है सर। होता है कि नहीं? ये दोनों वैल्यू तो हमें पता थी। चलिए कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए इसे डेसिमल को करने के बहुत सारे मेथड हैं। इजी वे में मैं बताऊं, यहाँ से डेसिमल हटाओ, यहाँ से एक जीरो बढ़ाओ। ठीक है, ज्यादातर 90% बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो n बराबर क्या होगा? 10/16। 16 के इंटू में क्या होगा? मल्टीप्लाई में क्या होगा? 10⁻⁻90। अच्छा एक बात बताओ, 1/x की पावर n को हम x की पावर माइनस n लिखते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिखते हैं सर। तो 1/x की पावर माइनस n को हम x की पावर n लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब अगर हर में किसी की पावर पॉजिटिव है, अंश में लाएंगे उसे, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हर में नेगेटिव है, अंश में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हर में जो पावर है वो क्या है? पावर, वो पावर सर नेगेटिव है, तो उसे पॉजिटिव करना है। कैसे पॉजिटिव करेंगे? अंश में ले आते हैं। तो क्या होगा सर?
n बराबर क्या हो जाएगा, इसे इससे कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 5/8। तो बेटा जो न्यूमरेटर है, अंश है, वो छोटा हो रहा है, तो यहाँ 10 की पावर 90 लिखूंगा। अब यहाँ करूंगा क्या, इसे इससे बड़ा करने के लिए एक 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो क्या होगा n बराबर 15/8 इंटू 10 की पावर 19। और 15 अपॉन, इस साइड कर दे रहा हूं मैं, अगर 15/8 को मैं सॉल्व करने जाऊं तो वो निकल के आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। मतलब बच्चा एक कूलाम आवेश में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो कितनी है, 6.25 गुणा 10⁻18। कहां से निकाला सर आपने, ये सॉल्व किया आवेश के क्वांटीकरण से। ठीक है, वैसे तो आवेश की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो उसके गुणधर्म है, वहां से एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो आवेश की योज्यता है, आवेश संरक्षण है, आवेश की निश्चरिता है, और आवेश का क्वांटीकरण है। इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए आप प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पे देख भी लेते हैं इसका सॉल्यूशन या व्याख्या लिखा है, तो अपना जो आंसर नंबर बी है, ये क्या है, एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। बच्चों समझ में आया होगा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न क्या है, पहले हम देखो, देखिए सबसे पहले करना क्या होता है, किसी भी टॉपिक को या किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले जल्दबाजी में कोई भी प्रश्न को हमें रीड नहीं करना है। हमें ऐसे रीड नहीं करना है कि हमने उस क्वेश्चन का मीन कुछ और था और हमने कुछ समझ कुछ और ही लिया। तो ठीक है, तो फिर हम इसे रीड करते हैं, पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनके बारे में क्या सत्य है। सबसे पहले बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं एक बिंदु आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां वह किसी अन्य बिंदु आवेश को किसी भी बल से आकर्षित, किसी भी कितनी भी क्वांटिटी के बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसके पीछे जो कारण होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र जहां तक फैला होता है उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र रेखा। मतलब एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं उपस्थित होती हैं, वहां अन्य आवेश वहां अन्य आवेश अगर हम लाएंगे तो वो अन्य आवेश अगर सजातीय है तो वो कौन से बल का अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण का। अगर विजातीय है तो कौन से बल का अनुभव करेगा, आकर्षण बल का। ये बात कूलाम के नियम में लिखी भी है। ठीक है, तो अभी हमसे क्या पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में क्या सत्य है। ये धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं। देखिए बेटा, अलग अलग उनमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए अलग अलग पॉइंट होते हैं। जैसे कि मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, बिल्कुल धनावेश। अगर एक बिंदु आवेश धनावेश है तो कुछ इस प्रकार होती हैं। अगर एक बिंदु आवेश ऋण आवेश है तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुछ इस प्रकार होती हैं कि जो बिंदु आवेश की ओर जाती हुई दिखती हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे अनुमान लगाएंगे तो जैसे ही अगर कोई द्विध्रुव आएगा, द्विध्रुव आपको पता ही होगा, डाइपोल जैसे वो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना होता है, तो प्लस क्यू से ये बल रेखाएं क्या लगेंगी, दूर की तरफ जाते हुए, और माइनस क्यू के क्या लगेंगी, पास की ओर आते हुए। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो माइनस क्यू से, या सॉरी प्लस क्यू से प्रारंभ होती हैं और समाप्त कहाँ होती है, माइनस क्यू पर। आइए हम कुछ ग्राफ के माध्यम से इस बात को समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये एक बिंदु आवेश के लिए, एक बिंदु धन आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो डायरेक्शन है, देखिए ये क्या है, वैद्युत धनावेश से दूर की तरफ, और वैद्युत ऋणावेश से कहाँ है, पास की तरफ। तो अगर हम एक बिंदु धनावेश की बात करेंगे तो एक बिंदु धनावेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, दूर की तरफ। वही हम अगर एक ऋणावेश से बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, ऋणावेश की तरफ। लेकिन जब हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं जिसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों है, तो कुछ इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव का डायग्राम या ग्राफ हमें प्राप्त होता है, जहां प्रत्येक वैद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से प्रारंभ होगी और समाप्त कहाँ होगी, ऋण आवेश पे। बच्चों देखो, जितने भी सिंबल हैं, देखिए आप देखिए, जितने भी ये सिंबल हैं जो मैंने अंडर द सर्कल या अंडर द लाइन किए हैं, उनमें आप क्या देख रहे हैं, वो सभी धन आवेश से कहाँ की ओर जा रहे हैं, ऋण आवेश की ओर। अब हम, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर सही क्या था कि ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और समाप्त कहाँ होती हैं, ऋण आवेश पर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर देने पर उनके बीच में
उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि बल हमें कूलाम के नियम से फाइंड आउट होता है, जो क्या होता है, जो होता है एफ, क्या होता है एफ बराबर, क्या होता है बर, एफ बराबर के क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। कई जगह ये के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो कि ऐसा ही पद्धति में हम इसकी जगह रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब उसे क्यों नहीं रखा है बेटा, उसका कुछ काम नहीं है, इस वजह से उसे रखा नहीं है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम इसकी, जैसे कि ये, चलिए ये हमने मान लिया F1 था और ये क्या था, F2 था। अब हम क्या देखते हैं कि अगर दूरी को, आवेश के मान को परिवर्तित नहीं किया गया है, केवल दूरी को दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, तो दूरी दोगुनी होगी तो ये हो जाएगा। क्लियर है बात की नहीं? तो क्या होगा, F2 बराबर के Q1 अपॉन Q2 बटे क्या होगा 4r²। क्या होगा 4r²। अब हम F2 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो F2 को हम कैसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन r² इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं, r² इंटू 1/4। अब ये वाली जो वैल्यू है ये कंप्लीट वैल्यू है, जो किसके इक्वल है ये वैल्यू, ये है बेटा F1 की इक्वल। देखिए किसके इक्वल है, F1 के इक्वल। तो क्या होगा, F2 जो है वो F1 का कितना होगा, 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4 होगा। समझ में आई बेटा कि नहीं? तो पहला ऑप्शन क्या था, बल दोगुना हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत है, बल दोगुना नहीं होगा। बल बढ़ेगा कब, देखिए समझिए, कूलाम के नियम में क्या बताया गया है कि जो बल है, कूलाम के नियम अनुसार जो बल है, जो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगता है, वो दोनों बिंदु आवेशों के जो उनके वैल्यू है उनके गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको इतना दिमाग भी नहीं लगाना था, आप बस इतना देखते कि बढ़ क्या रहा है। अगर दूरी बढ़ रही है, अगर दूरी दो गुने से बढ़ रही है तो दो गुना बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर दो गुना का डबल करेंगे, अगर दो गुना का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर दूरी 3 गुना होती तो कितना हो जाता, 3 का स्क्वायर क्या होता, 9। और अगर व्युत्क्रमानुपाती वाली रिलेशनशिप है तो बल 1/9 हो जाता। ठीक है, 1/9 हो जाता। अगर आवेश बढ़ता तो बल कहीं 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना होता, तो बल सीधे सीधे बढ़ता। ऐसे में बल क्या हो रहा है, 1 में बढ़ रहा है, मतलब बल कहीं ना कहीं दिखेगा बढ़ा हुआ, लेकिन हो क्या जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? चलिए ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। बल 2 गुना हो जाएगा, बल 1/2 गुना हो जाएगा, बल 4 गुना हो जाएगा, बल 1/4 हो जाएगा। 1/4 वाला आंसर सही है बच्चा। 1/4 वाला आंसर क्या है, सही है, बल 1/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपको से मान लो परीक्षा में पूछा गया कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को 4 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। अब 4 गुना कर दिया जाए तो 4 गुना करेंगे तो बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो सबसे पहले तो वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग क्या होगा, 16। तो 16 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 1/16। मतलब जो बल था वो कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, मतलब 1/16 हो जाएगा। अगर आवेश बढ़ेंगे तो बल सीधे सीधे तौर पे बढ़ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं? आई थिंक बात समझ में आई होगी। यहाँ पे कूलाम का नियम लिखा है, तो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आवेशों के लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसमें रिलेशन आता है एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 या समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। मतलब अपॉन ना बोल के इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आप, समानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती r²। दैट्स ऑल बच्चा, उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और साथ ही साथ यहाँ से एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कूलाम का नियम। क्या कहता है कूलाम का नियम, कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य, मान लो ये एक बिंदु आवेश है +q और ये एक बिंदु आवेश है -q, इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। जो आकर्षण बल लगेगा इनके मध्य, मान लो इनके बीच की दूरी r है, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल लगेगा Q1 Q2 मान लेते हैं, इनका परिमाण है। इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगा, और इनके बीच की दूरी के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, किसी विद्युत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है।
चलिए हम एक सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसा है कि हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव को। तो बच्चों आप लोगों को पता है, जैसे ही हम रखते हैं, लाइक मान लो ये -q है और ये क्या है +q, इन दोनों के बीच की दूरी को 2l या 2a माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा, F बराबर +qb, और यहाँ पर जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा, F बराबर -qb। बल का नेचर या बल की प्रकृति दोनों में क्या है, बल का परिणाम बराबर है, बट प्रकृति या वो वैल्यू क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, जिस कारण जो परिणामी बल है वो क्या हो जाएगा, शून्य। परिणामी बल शून्य हो जाएगा तो यहाँ पे एक टॉर्क काम करेगा। अब ये टॉर्क क्या करेगा, ये द्विध्रुव को तब तक घुमाएगा जब तक ये विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के एकदम समांतर लेके ना आ जाए। क्लियर है ना बात, तब तक घुमाएगा जब तक विद्युत क्षेत्र के कहाँ लेके आए, समांतर आए। अब जैसे ही विद्युत क्षेत्र के समांतर आएगा तब हम क्या देखेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी दिशा क्या है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई होगी, कहां से कहां की ओर है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। और इसे घुमाने में जो कार्य किया भी जाता है वो तब तक किया जाता है जब तक द्विध्रुव अक्ष या द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के अक्ष के या विद्युत क्षेत्र के समांतर ना हो जाए। जैसे ही द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है वैसे ही किया गया कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है बेटा, और जब संतुलन की स्थिति में द्विध्रुव होता है, अब द्विध्रुव को संतुलन की स्थिति में कब माना जाएगा, जब द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसा हो, समांतर हो। और जब द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में समांतर होगा तो उस समय उसकी दिशा क्या होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। क्लियर है ना बच्चा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है और पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा। बेटा एक बंद पृष्ठ है, लाइक मान लो ये एक बंद पृष्ठ है और इसके अंदर हमने रख दिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल -q और +q, जिसके देखो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है, दो बराबर और विपरीत आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हो, मध्य बिंदु मान लिया O। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव एक बंद पृष्ठ के अंदर। तो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पूछा है बेटा, कुल टोटल इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो पूछा है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के लिए गॉस की प्रमेय की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या होती है भाई गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, कुल आवेश का। यदि हम यहाँ टोटल आवेश निकालें, QT निकालें, Q टोटल, तो वो कितना निकलेगा, +q और -q निकलेगा कि नहीं बच्चा। अब QT जो अपना है +q -q है। अब +q और -q दोनों बराबर और विपरीत हैं तो इस कारण आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब गॉस थ्योरी जो कहती है, क्या कहती है, फ्लक्स इक्वलेंट 1/ε0, और यहाँ क्या आता है, कुल आवेश। क्या आता है यहाँ, कुल आवेश। अब यदि हम कुल आवेश देखें तो 0 है, तो फाई बराबर क्या होगा, 1/ε0 गुणा 0, मतलब बेटा जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है बच्चा, समझ में आया, उम्मीद है ये पॉइंट भी तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या मैं आगे थोड़ा सा और अपडेट कर सकता हूँ। देखिए ये पहला वीडियो है तो कम्युनिकेशन स्किल को लेके या थोड़ी जो टेक्निकली वो है वो भी उतना अभी मिच्योर नहीं है, बट आप लोगों से वादा है कि आगे ये सब चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएंगी, कंटेंट इम्प्रूव होगा, स्किल इम्प्रूव होगी, और मेरा जो ऑनलाइन का जो वो है ना जर्नी, वो भी थोड़ी इम्प्रूव होती जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और देखिए बच्चा एक बात समझिए, जितने भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टिव है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, और हाँ प्रीवियस भी कब के उठाने हैं, 2023 से उठाने हैं, क्योंकि उससे पहले सिलेबस का मोड और जो पेपर वालों का पूछने का जो वो था ना, वो कुछ और ही था। बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेटेड हुई हैं, 5 मार्कर हटाए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदली गई हैं। ऑब्वियसली 6 मार्कर हटाए गए हैं, सॉरी, पहले एमपी बोर्ड 6 मार्कर भी पूछता था और पेपर बड़ा इजी बनाता था। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड ऑन बनाने लगा है
तो 2023 से काफी कुछ चीजें अपडेट हुई हैं, तो ऐसा मत कीजिए कि 2023 के पहले के पेपर आप देख लें। 2023 के पहले के पेपर देखने से आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप 23 का उठाएं, 23 की सप्लीमेंट्री का पेपर उठाएं, 24 के दोनों उठाएं, और 25 के भी ऑब्वियसली पेपर 1 और पेपर 2 जो जुलाई में कंप्लीट हुए हैं वो भी उठा के देख सकते हैं। जो ज्यादातर देखिए जो ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं सीधे बना लेता है एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड जो है ना, उतनी ज्यादा लॉजिकल और एनालिटिकली अप्रोच को अप्रिशिएट नहीं करता है, वो सीधा क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 90% पेपर तो इजी और मॉडरेट हो गया, अब 10 से 15% जो पेपर बचता है वहां पे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, तो वहां उस स्तर के भी क्वेश्चंस यहाँ इसमें डाले गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला बल, देखिए बेटा मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया, तो एक बल तो इस पे ही लगेगा और एक बल इस पे लगेगा। अब मान लीजिए ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, तो इस पे जो बल लगेगा वो क्या होगा, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है, और ये जो होगा वो क्या होगा, एफ बराबर माइनस क्यू ई होगा। तो बेटा यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ लिख दे रहा हूं, एफ बराबर क्या होगा, माइनस के क्यू ई होगा, इस वाला बल। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ ये बात नोटिसेबल है, नोटिस करने योग्य है कि ये जो है बराबर माइनस क्यू ई है और ये जो है बराबर क्यू ई है। इन दोनों के परिमाण जो हैं, इन दोनों की जो वैल्यू है वो एक दूसरे के एकदम इक्वल है, बट इन दोनों के साइन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालने जाएंगे, परिणामी बल निकालने जाएंगे, तो बच्चा वो क्या हो जाएगा, वो तो शून्य हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए ये क्या है, बराबर माइनस, देखिए अगर हम देखते हैं इसे F1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं F2, तो होगा क्या, मैं मानूंगा F1 बराबर क्या आएगा सर, माइनस क्यू, F2 बराबर क्या आएगा सर, प्लस क्यू आएगा। अब हम देखते हैं रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, F आएगा, क्या आएगा, F1 प्लस F2 आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, F बराबर माइनस क्यू और प्लस क्यू। बच्चा बताओ, माइनस क्यू प्लस क्यू ये रिजल्टेंट क्या आएगा, शून्य, मतलब उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो अब प्रश्न ये होता है सर कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो फिर ये बताइए आप कि ये जो एक समान वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, वो उसी स्थिति में रखा रहेगा, नहीं बेटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी क्रिया रेखा यहाँ है, आप थोड़ा सा क्रिया, अब इस डायग्राम की तरफ देख लीजिए, इसकी क्रिया रेखा यहाँ है और इसकी क्रिया रेखा यहाँ है। अब ये क्रिया रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, तो क्रिया रेखाओं के एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इस पे एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा, एक टॉर्क करेगा, जिसे हम बोलेंगे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। जो क्या होता है, जो होता है बच्चा, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। और इसका जो वो है, इसका जो परिणाम है या जो डेरिवेशन है इसका, जब सॉल्व करते हैं तो आता है टाउ पी ई साइन थीटा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये समझा कि बल जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो हमने समझा बल शून्य होगा तो फिर कार्य कौन करेगा, तो बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा, बिकॉज दोनों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो क्या है, अलग अलग है। आई बात समझ में। जो इसका व्यंजक आएगा वो क्या आएगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब इसमें भी कई सारे केसेस हैं, साइन थीटा की वैल्यू डिफाइन करेगी, अगर ये लंबवत रखा होगा द्विध्रुव तो साइन थीटा बराबर 90 हो जाएगा। और हम सब लोगों को पता है कि 90 जो 90 डिग्री है ना, उस पर साइन की वैल्यू मैक्सिमाइज होती है, तो वहां अपना टाउ भी मैक्सिमाइज होगा। और अगर ये समांतर रखा होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, तो साइन जीरो मिनिमम वैल्यू है, वहां अपना टॉर्क या टाउ भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री पे सबसे अधिक बल आघूर्ण कार्य करेगा और 0 डिग्री पे बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, या बल आघूर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गॉस की नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुछ वैद्युत फलक किस पर निर्भर करता है। देखिए बच्चा, ऐसा कुछ करके डायग्राम होगा गॉस का, आपने बनाया होगा ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लस क्यू होता है, और ओ से आर दूरी पर यहाँ पे क्या मानते हैं, बिंदु पी मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं, हमें बिंदु पी पे ई फाइंड आउट करना होता है,
ये क्षेत्रफल सदिश लेते हैं और क्षेत्रफल सदिश को क्या मान लेते हैं, ds वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पृष्ठ के आकार पर बिल्कुल नहीं निर्भर करता भाई, पृष्ठ के आकार पे क्यों निर्भर करेगा। और गॉस की प्रमेय से जो व्यंजक भी निकलता है, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वो क्या था, फाई बराबर 1/ε0। और यहाँ पे बचा क्या था, क्यू। क्यू मीन टोटल चार्ज, कुल आवेश। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे समझना पड़ेगा, वहां भी यही टॉपिक लग रहा था। पृष्ठ के आकार पे बिल्कुल वही नहीं, पृष्ठ के अंदर संलग्न कुल आवेश पर बिल्कुल, पृष्ठ की आकृति पर नहीं और पृष्ठ के बाहर आवेश पर, बाहर से फर्क नहीं पड़ेगा इसे। ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उससे फर्क पड़ता है इसे। तो जो संलग्न खुला आवेश है वो ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट। एक बार फिर से बच्चा देखिए, एमपी बोर्ड के लिए जो गॉस की प्रमेय है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। गॉस की प्रमेय बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, मोस्ट हो जाती है। ठीक है, आई थिंक आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो समान आकार के गोले ए और बी हैं। चलिए भाई, एक गोला ए है और एक अन्य गोला है बी। दोनों की शेप और साइज समान आकार के हैं, साइज दोनों के बराबर है। जिनमें से ए पर प्लस क्यू आवेश है। चलिए ठीक, ऑलरेडी मैंने ये लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। चलिए साफ करते हैं इसे और आगे बढ़ते हैं। इस पे प्लस क्यू आवेश है और इस पे क्या है, माइनस क्यू आवेश। यदि इन्हें स्पर्श कराकर अलग किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे ही हम प्लस क्यू को माइनस क्यू से स्पर्श कराएंगे और माइनस क्यू को प्लस क्यू से स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा, क्या होता है। देखिए हमने क्या पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ चलता है। चलता तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज ही है। जब नेगेटिव चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलेगा तो उसके अपोजिट क्या बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो हम इसलिए बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज एक डायरेक्शन में चलता है, पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो दोनों चार्ज एक दूसरे के डायरेक्शन में चलेंगे। लाइक इसे मैं केमिस्ट्री के एग्जांपल से समझाता हूँ, समझिए इस बात को। अगर Na+ को हम Cl- से स्पर्श कराते हैं तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। मतलब जो पॉजिटिविटी थी ना, पॉजिटिव आयन की, वो कहाँ चलेगी, नेगेटिव में चलेगी। और जो नेगेटिविटी थी नेगेटिव आयन की, वो कहाँ चलेगी, पॉजिटिव में चलेगी। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव ने बराबर करके क्या बना लिया, 0। मतलब दोनों पर जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना बात, क्या हो जाएगा, दोनों पे चार्ज शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण कब अधिकतम होगा। अभी मैंने पीछे डिस्कशन किया था कि जब लंबत होगा क्या, द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के जब लंबत होगा द्विध्रुव, तो थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे जो होता है ना, साइन की वैल्यू क्या मानी जाती है, मैक्सिमम मानी जाती है। तो वहां पे क्या होगा, देखिए सॉल्व करते हैं इसे। टाउ बराबर क्या है बेटा, पी ई साइन थीटा। वी नो दैट थीटा 2 हो सकते हैं, मतलब 3 भी हो सकते हैं, ये तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये तो हम 0 डिग्री मान सकते हैं, या हम 45 डिग्री मान सकते हैं, और या हम 90 डिग्री मान सकते हैं। अगर हम थीटा 0 डिग्री मानेंगे तो टाउ बराबर क्या होगा, पी ई साइन 0। देन साइन 0 एंड इक्वल देन 0, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा। अब हम देखते हैं जो 45 है इसे देख लेते हैं। चलिए, तो आप लोगों को पता होगा कि जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√2 होती है। तो क्या आएगा, पी ई साइन 45। अब साइन 45 की जगह क्या रखेंगे, √2। तो क्या आ जाएगा, ये ऑब्वियसली √2 पे डिफाइन होगा। ठीक है, या इसे देख लेते हैं क्या होगा, पी ई इंटू 1/√2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, उसी हिसाब से आ जाएगा। 90 डिग्री पे देखते हैं तो क्या होगा, 90 डिग्री पे पी ई इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, पी ई ऑब्वियसली साइन 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे जो टाउ है वो क्या होगा बच्चा, मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टाउ मैक्स बराबर पी ई। क्या होगा, टाउ मैक्स बराबर पी ई। मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। देखिए ऑप्शन बी पर तो ये मैक्सिमाइज होता है, मिनिमम कब होता है, मिनिमम होता है ऑप्शन नंबर ए पे, जब वैद्युत द्विध्रुव जब वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के कहाँ चला जाए,
एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए, तो वहां हम क्या देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को हम 0 डिग्री पे मानेंगे, और जैसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री पे मानते हैं तो वहां पे ये क्या हो जाता है, आप वहां पे जो टॉर्क है या जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये क्या बन जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 डिग्री इज इक्वल देन 0। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुक्त आकाश में विद्युतनशीलता का SI मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज ही करता रहता है कि ये निकालते कैसे हैं सर, इसे याद कैसे करना पड़ेगा। तो देखिए प्रोसेस सामने लिखी है। कूलाम्स लॉ के रिगार्डिंग क्या होता है, F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के बाद क्या होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो इसे उस साइड भेज दीजिए, बाकी सबकी साइड चेंज कर दीजिए, तो क्या होगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू क्या होगा इसका क्या हो जाएगा बच्चा, एफ साइड चेंज होगी तो क्या आएगा अपॉन में आएगा, तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 2 कूलाम है तो दोनों कूलाम को हम क्या करते हैं, 2 चार्ज हैं तो 2 बार कूलाम रख लेते हैं। क्लियर है ना बात, एक बार आर है, रेडियस है मतलब मीटर है, मीटर का स्क्वायर कर लेते हैं, और जो बल है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, और यहाँ पे क्या रख लेते हैं न्यूटन रख लेते हैं। तो क्या आएगा बच्चा देखना, सी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर गुणा एन, मतलब कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर गुणा न्यूटन, कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर और गुणा न्यूटन, या न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। अब यहाँ पे देखिए पहला वाला तो सी जो है न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है, या फेरेड बटे मीटर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, इनमें से एक भी सही नहीं है। जो सही आंसर है वो है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा उम्मीद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। बेटा गॉस की प्रमेय जब पढ़ी होगी तो हमने एक फलक के लिए ही पढ़ी होगी, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक घन को, ठीक है, एक घन बनाते हैं, घन घन कैसे बनता है घन, ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देखेंगे इसमें ऑब्वियसली देखते हैं, देखिए कितने फलक हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फलक है। एक फलक के लिए फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू, ये होता है एक के लिए। अब यही चार्ज को हम 6 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। यहाँ तो 6 फलक है तो प्रत्येक भाग में 1/6 जाएगा कि नहीं, तो ऊंचा क्या जा रहा है घन के किसी एक फलक से, तो एक फलक में कितना जाएगा 1/6 इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। मतलब क्या हो गया इसका बच्चा, इसका हो जाएगा फाई बराबर क्या होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज राइट, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द। देखिए बच्चों इस वाले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स के SI मात्रक को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि वैद्युत फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं, फाई से। हाँ, और एक और फॉर्मूला जो हमें समझना पड़ेगा जो चैप्टर नंबर 2 से आता है, हमें पता होना चाहिए कि जो अपना E है, E ये किसके बराबर होता है, माइनस के dB अपॉन dr के। यहाँ विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में एक संबंध होता है E बराबर माइनस के dB अपॉन dr का, ठीक है, ठीक है, क्या होता है E बराबर माइनस के dB बटे dr। अगर हम इनके रिलेशन से फाइंड आउट करें तो इस यहाँ जो रेड चिन्ह है ये क्या बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर या विभव की दिशा में चलने पर विद्युत क्षेत्र का मान घटता है, ठीक है, क्लियर है ना बात। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ क्या इसमें हो सकता है। फाई का बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या है, E गुणा ds। अब E किसके बराबर है, E ऑब्वियसली बराबर है V बटे R के, तो यहाँ dr का इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। V का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होगा और R का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, R चूंकि एक दूरी है तो इसका ऐसा ही मात्रक होगा मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर है ना तो 2 बार मीटर होगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या निकल के आएगा वोल्ट गुणा मीटर, ठीक है। अच्छा बच्चों एक और इसका ऐसा ही मात्रक होता है जो बन सकता है यहां से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर क्या होता है F बटे क्यू नॉट, मतलब न्यूटन बटे का क्या हो जाएगा कूलाम
और साथ ही साथ इसका गुणा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये भी इसका ऐसा ही मात्रक होता है, ये भी इसका ऐसा ही मात्रक हो सकता है। और यहाँ ये रिलेशनशिप से जो फॉर्मूला आता है, यहाँ जो रिलेशनशिप से फॉर्मूला आता है वहाँ उससे ये इसका ऐसा ही मात्रक क्या निकल के आता है, वोल्ट गुणा मीटर। और यहाँ पे ऋण चिन्ह क्या बताता है कि यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत विभव की दिशा में जाने पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान घट जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया में किसका स्थानांतरण होता है। ये वही घर्षण है जो 600 ईसा पूर्व वैज्ञानिक थेल्स ने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था। समझते हैं भाई घर्षण द्वारा क्या होता है। ठीक है, तो पीछे हमने एक प्रश्न में क्या पढ़ा था, हम दो आवेश को लेके आए थे, एक माइनस क्यू को और एक प्लस क्यू को। प्लस क्यू और माइनस क्यू को जब हमने एक दूसरे से स्पर्श कराया था तो हमें क्या पता चला था, जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेश की तरफ जाते हैं, या इसका अपोजिट हम ये भी कह सकते हैं जो धनावेश है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं। बात तो बराबर ही है, लेकिन मैंने वहां एक बात बोली थी कि केवल जो फ्लो करते हैं, जैसे जो चालक है उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का रीजन है वो बच्चा क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इसे ऐसे समझिए, ये एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ का परमाणु ए है और ये एक पदार्थ का परमाणु बी है। ठीक है, आई बात समझ में। हमें पता है कि जो परमाणु है वो बेसिकली नेचर उसका क्या होता है, उदासीन होता है। अगर ये परमाणु मतलब इस परमाणु में दो धनावेश हैं और दो ही क्या है, ऋणावेश। इसमें तीन धनावेश हैं और कितने ऋणावेश हैं, तीन ही ऋणावेश हैं। मान लीजिए ये खुद से एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे। जैसे ये दो बच्चा देखिए देखना, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, दो इलेक्ट्रॉन थे, दो धनायन थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। अब जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया तो अब इसके पास क्या बचा है, इसके पास दो धनायन है और एक इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास क्या हो गया, इसके पास तीन धनायन है और चार इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं ऋणावेशित। क्या कह सकते हैं इसे, ऋण आवेशित। और इसे क्या कह सकते हैं, धनावेशित। मतलब धनावेशित हो वस्तु या ऋणावेशित हो, आखिरकार गमन कौन करता है, स्थानांतरण किसका होता है, किसका हुआ है बच्चा, इलेक्ट्रॉन का। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो तो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वो कैसी हो जाती है, ऋण आवेशित। आई बात समझ में, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ई अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ई निरक्षीय में संबंध बताइए। सबसे पहले अक्षीय और निरक्षीय के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला है वो लिखते हैं। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अक्षीय है, एक्सियल बोल सकते हैं इसे, और 2p/r3। आगे क्या होता है, हाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, न्यूटन बटे कूलाम। क्या होता है आगे, न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन बटे कूलाम कहाँ से आया बच्चा, ये इसका क्या है, एसआई मात्रक। अगर ए नॉन एक्सियल की बात करते हैं, एन नॉन एक्सियल निरक्षीय की बात करते हैं तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3। अब इस फॉर्मूला में देखिए, यहां अगर हम दो को हटा दें, समझ रहे हो ना, देखो यहां बताता हूं, अगर हम ई एक्सियल को ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/r3 गुणा 2 न्यूटन पर कूलाम, दोनों में होगा न्यूटन पर कूलाम, तो इसकी ऐसा ही यूनिट है। अब इतनी जो वैल्यू है ये नॉन एक्सियल के बराबर है कि नहीं, बताओ बताओ बच्चा, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ई नॉन एक्सियल, ठीक है, नॉन एक्सियल गुणा 2 या 2 गुणा नॉन एक्सियल, मतलब ई अक्षीय 2 गुणा ई निरक्षीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न है जिसके साथ मैं आप लोगों को छोड़ जाऊंगा, इसका आंसर आप लोग खुद ही देंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो बताइए बच्चों ये प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न पढ़ते हैं, वायु में रखे दो आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान।
वायु में दो आवेश रखे हैं, इनके कहने का मतलब ये है एक आवेश और दो आवेश। ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, प्लस ही होगा, तभी प्रतिकर्षण बल का मान पूछ रहे हैं। अब इनके बीच में हम परावैद्युत माध्यम रख दें इनके बीच में, ठीक है, तो क्या होगा, इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य होगा। इसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।